हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशन कोर्स इन फिजिक्स फॉर क्लास 11 के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर। इसके पहले के वीडियो में हमने थोड़ा सा आइडिया दिया था कि क्या वर्क एनर्जी और पावर होता है, और हमने ये दिखाया था कि वर्क जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक डिस्प्लेसमेंट और एक फोर्स। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। और इसका मतलब है कि ये दो वेक्टर का ऑपरेशन करने के बाद में जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगा। तो यहाँ से शुरू हुआ वेक्टर अलजेब्रा, जहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, जो एक दो वेक्टर के ऊपर ऑपरेट होकर एक स्केलर देता है। हमने थोड़ा सा आइडिया ये भी दिया था कि जब दो वेक्टर को हम ऑपरेट करते हैं तो हमें एक वेक्टर भी मिल सकता है, जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। तो बहुत थोड़ा सा आइडिया उसके बारे में दिया था। अब हम आगे इस चैप्टर में बढ़ते हैं, और यहाँ पर है नोशन ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी, द वर्क एनर्जी थ्योरम। तो देखिए, हम स्टार्ट ऐसे करते हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारा एक्सलेशन जो है सो कांस्टेंट है। कोई चीज है जो कांस्टेंट एक्सलेशन से मूव कर रही है। u इसका स्पीड यहाँ पर है और v इसका स्पीड यहाँ पर है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चला गया। ये जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, वो s है। मोशन यहाँ पर 1d है। अभी हमने जो है एक डायमेंशन में मोशन लिया, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन को कंसीडर कर रहे हैं। कोई टाइम t इक्वल टू 0 पर जो है वो a पॉइंट पर है, और टाइम t इक्वल टू t पर वो b पॉइंट पर है। u से स्टार्ट किया था, b पर इसका वेलोसिटी v है, और इस ड्यूरेशन में उसने s डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। इसके लिए हम एक फार्मूला लिखते हैं ना। ये यदि कांस्टेंट हमारा है तो हम फार्मूला लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, राइट। ये हम लिख सकते हैं। अब ऐसा करते हैं कि दोनों तरफ जो है हम दोनों तरफ जो है सो हम m/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। m/2 v स्क्वायर इक्वल टू m/2 u स्क्वायर प्लस m/2 टाइम्स 2as। ये दो खत्म हो गया, और इसे हम लेफ्ट साइड में ले चलते हैं। तो हमें मिल गया हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, और इधर हमें मिल गया एम ए टाइम्स एस। ठीक है। एम ए को क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं, तो इसको हम फोर्स लिखते हैं टाइम्स एस। ये है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अब देखिए राइट साइड में क्या है आपके पास? राइट साइड में आपके पास है वर्क। लेफ्ट साइड में इसी को वर्क कहे थे ना, कि एफ जो है और एस, ये दोनों का जो प्रोडक्ट है उसको हम वर्क कर रहे हैं, बशर्ते दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हों। यहाँ पर जो क्वांटिटी है इसको हम दोनों एक जैसा देखने में लग रहा है, हाफ एम, यहाँ वेलोसिटी का स्क्वायर है, ये भी कोई दूसरा टाइम में वेलोसिटी है। ये वेलोसिटी यू जो है सो टी इक्वल टू 0 पर है, और भी टी इक्वल टू टी पर है। तो इसको हम एनर्जी कहते हैं, इसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट है, इसमें वेलोसिटी देख सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ये दोनों ही काइनेटिक एनर्जी हुआ। और इधर वर्क है, तो वर्क करने पर क्या होता है? उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज होता है। हम्म, तो ये है 1D के केस में, मतलब मोशन अलोंग वन स्ट्रेट लाइन के केस में ये है। तो यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है? आपको नज़र आ रहा है कि ये हमारा जो वर्क है, और वर्क करने से हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज हो गया। अच्छा, ये तो 1D के लिए बात था। यदि हम 3D की बात करें, माने कि मैक्सिमम हम कितना परसीव करते हैं 3D, तो 3D की यदि हम बात करें कि थ्री डिमेंशन में जो है सो क्या होगा, 3D, थ्री डिमेंशनल स्पेस जो है उसमें हम कंसीडर करें, और उसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इधर हम फोर्स लगा रहे हैं, उधर ये चल रहा है इधर और पहुंच गया यहाँ पर, एस डिस्टेंस जो है इस डायरेक्शन में ट्रेवल किया। फोर्स लगा था हमारा वो उधर, इतना एंगल हमारा जो है इसके साथ में थीटा है। तो यहाँ पर हम जो फार्मूला लिखे थे, ये वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए एस, इसको यहाँ पर हम फिर लिख सकते हैं। ठीक है, उसको हम फिर लिख रहे हैं उसी फार्मूला को, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब एक्सलेशन यहाँ पर जो है सो हम कौन सा लेंगे?
फोर्स यहाँ पर दिया हुआ है तो एक्सलेशन इस डायरेक्शन में हमें पता चल जाएगा, ए इज इक्वल टू एफ बाय एम। ठीक है, लेकिन हम उधर इंटरेस्टेड नहीं है, हम इंटरेस्टेड है जिधर हमारा मोशन हो रहा है। इधर मोशन हो रहा है तो उस डायरेक्शन में फोर्स का क्या कंपोनेंट है, यानी एक्सलेशन का क्या कंपोनेंट है। इधर जो है एक्सलेशन कितना है, तो सिंपली ए कॉस थीटा, राइट। तो यहाँ पर हम ए ना लिखकर हम लिखेंगे ए कॉस थीटा। ऐसा इसलिए कि इधर इस डायरेक्शन में मान लीजिए हमारा ये एक्स कंपोनेंट है तो हम एक्स कंपोनेंट लिखेंगे ना, और नेक्स्ट टाइम जो है सो इसको भी स्क्वायर, उसको लेफ्ट साइड ले चलते हैं, ए एक्स हो गया हमारा ए कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए है, एस है, ये डिस्प्लेसमेंट है जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ए है वो एक्सलेशन है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ पर कॉस थीटा है। तो आप सिंपली कह सकते हैं 2a वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा होता है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी कॉस थीटा, और इधर है भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इसको भी हाफ एम भी स्क्वायर से, हाफ एम से मल्टीप्लाई कीजिए दोनों तरफ, हाफ से मल्टीप्लाई किया दो खत्म हो गया, एम से मल्टीप्लाई किए एम ए डॉट एस, और एम ए जो है सो वेक्टर हमारा है, फोर्स है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो जो फार्मूला हमारा 1D के लिए आया था वही फार्मूला हमारा 3D के लिए भी आया। फोर्स हमारा 3D में है, ये चल किसी और में रहा है, तो इधर जिधर चल रहा है स्पीड उधर जिधर बढ़ेगा, जिधर एक्सलेशन है उधर स्पीड बढ़ेगा ना, इस डायरेक्शन में उसका स्पीड बढ़ा है, तो इस डायरेक्शन में हम जो एक्सलेशन है जो कि इसका कंपोनेंट आएगा ये कॉस थीटा, वो हम ले लिए, और ये दोनों फार्मूला आपको मिला है। यहाँ पर सिंपली एफ एस है, यहाँ पर एफ एस कॉस थीटा है, डॉट प्रोडक्ट है। थीटा को 0 कर दीजिए तो ये इक्वेशन जो है इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3D में भी आप इसको ऐसे कर सकते हो। ये राइट में जो क्वांटिटी दिख रहा है ये है वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन जो सो फोर्स से होता है एफ, और इधर जो है सो काइनेटिक एनर्जी हमने पहले ही बताया, ये काइनेटिक एनर्जी एट द एंड है, यहाँ पर है t इक्वल टू 0, ये t इक्वल टू t, यहाँ पर स्पीड था u, यहाँ पर स्पीड था v, ये पॉइंट है a, ये पॉइंट है b, ये नहीं लिखेंगे ऐसा लगेगा कि ब्लॉक ए और बी है, ये पॉइंट था ए, ये पॉइंट था बी। तो यहाँ पर ये जो है सो काइनेटिक एनर्जी है, दोनों ही काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल हुआ बाद में, और ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हुआ, और ये हमें क्या मिला, वर्क डन, इसको हम W लिखेंगे, इसको हम कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम यह कनेक्ट करता है वर्क को एनर्जी के साथ में। फोर्स ने जितना वर्क किया उस वर्क की वजह से काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया, इसको और कॉम्पैक्ट फॉर्म ऐसे लिखते हैं डेल के इज इक्वल टू W, डेल के मतलब के एफ माइनस के एल आई। तो ये है वर्क एनर्जी थ्योरम। लेकिन इस पूरे कैलकुलेशन में हमने एक चीज को कंजर्व रखा, मैंने एक चीज को यहाँ पर कंस्टेट करके रखा था, और वो था कि हमारा एक्सलेशन कांस्टेंट है। एक्सलेशन कांस्टेंट है मतलब फोर्स कांस्टेंट है, राइट। फोर्स फिक्स्ड है, ना ही उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है और ना ही मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम आया वो आया फॉर कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स के लिए आया। ये वर्क एनर्जी थ्योरम केवल कांस्टेंट फोर्स के लिए ही नहीं होता, ये जनरल फोर्स के लिए भी होता है, उसको बाद में दिखाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है कि वर्क जो भी किया जाता है वो सिस्टम फोर्स जो भी वर्क करता है किसी बॉडी पर, इस पर यदि फोर्स ने काम किया है तो ये इसका स्पीड को चेंज कर देगा, और चेंज कितना करेगा, इसका काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आएगा, उतना ही आएगा जितना इसने वर्क डन किया है। ये है वर्क एनर्जी थ्योरम, ये बहुत ही पावरफुल थ्योरम है, और आप इसे देखोगे बाद में कि ये क्यों इतना पावरफुल है। दूसरी बात इसमें यह है, एक बात इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जब हम ये वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करते हैं तो किस तरीके से ये यहाँ पर गया उसके बारे में कुछ भी नहीं बताता, कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में वो नहीं बताता, तो टाइम यहाँ पर एब्सेंट है।
ये टाइम के बारे में नहीं बताता, जल्दी गया, फास्ट गया, धीरे गया, कैसे गया। हाँ, उससे कोई उसको फर्क नहीं है। यदि फोर्स ज़्यादा होगा तो जल्दी जाएगा, फोर्स कम होगा तो धीरे जाएगा। वो टाइम के बारे में कुछ नहीं बताता, उसे सिंपली पता है कि यदि वर्क डन इसने किया है तो उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा। अब इतना काइनेटिक एनर्जी को चेंज होने में सुबह से शाम लग गया या जस्ट 1 सेकंड में हुआ, उससे इसको कोई फर्क नहीं है। ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा उसके बारे में। उसके लिए आपको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को जाना ही पड़ेगा, काइनेमेटिक्स जो है आपको यूज करना ही पड़ेगा। वर्क एनर्जी थ्योरम को उससे टाइम से कोई मतलब नहीं है। ओके, अब आगे देखते हैं क्या है। आगे एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5.2। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि इट इज वेल नोन दैट ए रेन ड्रॉप फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑफ कोर्स सब कुछ तो ग्रेविटी की वजह से ही नीचे गिरता है धरती पर। एंड द ऑपोजिंग रेसिस्टिव फोर्स, जब नीचे गिरेगा हवा में कोई चीज तो उस पर रेसिस्टिव फोर्स भी लगेगा। द लेटर इज नोन टू बी प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। ये जो रेसिस्टिव फोर्स है वो स्पीड के प्रोपोर्शनल माना जाता है ऑफ द ड्रॉप, बट इज अदरवाइज अनडिटरमिन्ड। लेकिन केवल इतना पता है कि वो प्रोपोर्शनल है स्पीड के, लेकिन बाकी सारे उसके जो पैरामीटर्स हैं, कांस्टेंट कितना है वो सभी नहीं पता है। कंसीडर ए ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम। एक वाटर ड्रॉप जो है, रेन ड्रॉप, वो जो है उसका मास जो है मान लीजिए 1 ग्राम है। 1 ग्राम मीन्स 10⁻³ kg, फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर हाइट जो है सो 1 किलोमीटर है। बादल 1 किलोमीटर के ऊपर ऊंचा ऊपर रहता है और भी ऊपर रहता है, लेकिन मान लीजिए भी 1 किलोमीटर। इट हिट्स द ग्राउंड विथ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। स्टार्ट किया है इसने जीरो से, ऊपर से गिरना, और नीचे धरती पर जब आया तो उसका स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो ग्रेविटी है mg, उसने कितना वर्क किया है, यही पूछा है। वर्क डन बाय mg, ये ग्रेविटी, ग्रेविटी जी लिखते हैं सिंपली। वर्क डन बाय ग्रेविटी ए कितना है, तो वर्क डन कितना होता है अभी हमने देखा कि वर्क डन होता है फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कौन सा है, ये ग्रेविटी वर्क है, तो ग्रेविटी का फोर्स mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना आया, एस आया यहाँ पर, एच हाइट जो है यही है डिस्प्लेसमेंट। और दोनों फोर्सेस, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, ग्रेविटी फोर्स नीचे लग रहा है और ये आ भी नीचे रहा है, ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल 0। वाटर ड्रॉप जो है, रेन ड्रॉप, नीचे आ रहा है और ग्रेविटी भी नीचे लग रहा है और ये भी नीचे आ रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया। तो ये आ गया तुम आपका mgh। m का वैल्यू रखिए 10⁻³ g के वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, एक्चुअली 9.8 होता है लेकिन उतना ही ले लेते हैं। h 1 किलोमीटर है तो 10⁻3, तो ये आ गया आपका 10 जूल। ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया, 10 जूल। ओके, तो सिंपल था। दूसरा क्या है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द अननोन रेसिस्टिव फोर्स। इसको बी लिखना चाहिए था उसे, यहाँ पर ए लिखा, यहाँ बी नहीं लिखा, टाइपोस है। ठीक है, चलिए हम बी मान लेते हैं। व्हाट इज द वर्क डन बाय द अननोन रेसिस्टिव फोर्स। रेसिस्टिव फोर्स को आर कहते हैं, वो कितना वर्क डन किया ये बताना है। अब देखिए ये रेसिस्टिव फोर्स का नाम मुझे पता है, उसने बता ही दिया कि हमें केवल इतना पता है कि ये जो रेसिस्टिव फोर्स है वो डिपेंड करता है वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, और इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है इसके बाद में, बाकी सभी अननोन है। तो हमें फोर्स नहीं पता है, तो हम डिस्प्लेसमेंट हमें पता है 1 किलोमीटर है। जब फोर्स ही नहीं पता है तो हम वर्क डन कैसे निकालें। वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट, राइट। वर्क डन जो होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। अब ये फोर्स ही अननोन है तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसे। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम
वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि जो वर्क डन है बाय ऑल फोर्सेस वो कितना होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल कितना काइनेटिक एनर्जी है, हाफ एम वी स्क्वायर, और इनिशियल तो जीरो है क्योंकि रुका हुआ था यहाँ पर, इनिशियली रुका हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी इसका जो है इनिशियली जीरो हो गया। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी फाइनल आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर से। भी कितना है, भी है 50 मीटर पर सेकेंड। जमीन पर आने के बाद पानी का स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड। हाफ एम, इसका मास कितना था, 1 ग्राम, 10⁻³ और भी है 50 मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर कर दिए, ये आ गया हाफ टाइम्स 10⁻³ 2500। तो ये कितना आया, ये आया 2.5/2, सो 1.25। इतना इतना जूल जो है, सो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है 1.25 जूल। ठीक है। अब यहाँ जो वर्क डन हो रहा है ये बाय ऑल फोर्सेस है, यहाँ पर दो फोर्सेस है ना, एक ग्रेविटी कर रहा है और एक ये रेसिस्टिव फोर्स कर रहा है। ग्रेविटी वाला हमने निकाला था, ग्रेविटी ने कितना काम किया है, 10 जूल, यहाँ सब देख सकते हो 10 जूल काम किया है, तो ये 10 जूल हो गया। और ये रेसिस्टिव फोर्स ने कितना काम किया वो हमसे पूछा गया है निकालने के लिए, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रेसिस्टिव फोर्स ने कितना काम किया, 10 को उधर ले चलते हैं, -10, यहाँ पर इसको एक बार लिख लेते हैं और क्लियर होने के लिए। तो रेसिस्टिव फोर्स ने कितना वर्क डन किया है, 1.25 -10, सो -8.75 जूल, ये है वर्क डन बाय रेसिस्टिव। ये निगेटिव काम किया है, निगेटिव का मतलब है ये काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा नहीं बल्कि घटाएगा। तो इस तरह से देखिए, जहाँ पर जो ग्रेविटी है वो स्पीड को बढ़ा रहा है क्योंकि पॉजिटिव वर्क किया है इसने, स्पीड को बढ़ा रहा है ऑब्जेक्ट का, रेन ड्रॉप का, लेकिन ये ग्रेविटी जो है उसको स्पीड को घटा रहा है, और दोनों बैलेंस करके इसके स्पीड को इतना रखा है 50 मीटर पर सेकेंड। और नहीं तो 1 किलोमीटर से सोच लीजिए, 1 ग्राम का भी यदि पार्टिकल ऑब्जेक्ट जो है वहाँ से नीचे गिरेगा ग्रेविटी के अंदर से, तो उसका स्पीड इतना ज़्यादा होगा कि जिन चीज़ों पर गिरेगा उसको तोड़ फोड़ देगा। आदमी बाहर में तो चलना उसके लिए बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा, वो चल नहीं सकता है बाहर में। हाँ, नहीं तो सारे लोग मर जाएंगे, इसके पानी जो है सो बुलेट की तरह आके लोगों को मार देगा सबको। तो ये रेसिस्टिव फोर्स यहाँ देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि उस रेसिस्टिव फोर्स ने उसका स्पीड को बढ़ने नहीं दिया, बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखा उसने, और उसके बाद हम लोग पानी में इंजॉय कर सकते हैं, बरसात में बाहर में नहा सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, राइट। तो नेचर ने सब कुछ बैलेंस में बना के रखा है। ओके, अब आगे बात करते हैं वर्क का। तो वर्क तो अभी आपको मैंने बताया जैसे कि वर्क क्या है, वर्क जो है कि स्केलर क्वांटिटी है और ये दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, यही वर्क है। अब ये वर्क जो है किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, एफ डी कॉस थीटा, थीटा दोनों के बीच का एंगल है, थीटा जो है सो एंगल है बिटवीन फोर्स एफ एंड डिस्प्लेसमेंट डी। तो ये तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला किस चीज़ पर डिपेंड करता है वर्क, ये फोर्स पर डिपेंड करता है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है, और तीसरा उसके एंगल के बीच के, दोनों फोर्स के बीच के एंगल जो है उस पर डिपेंड करता है। तो ये डब्ल्यू जो है वो इन तीनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसको डब्ल्यू जो है उसको हम लिख सकते हैं एफ डी कॉस थीटा। ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, एक वेक्टर एक क्वांटिटी और इसका कंपोनेंट जो है सो अलोंग एफ, या फिर आप ऐसा कहिए इसको एफ कॉस थीटा टाइम्स डी। तो फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, या फिर यहां से आप कह सकते हो फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स।
डिस्प्लेसमेंट जो है सो फोर्स के डायरेक्शन में, दोनों को एक डायरेक्शन में कर लेना है। सबसे इजी यही है कि फोर्स एलोंग डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इधर लग रहा था इस पर और ये चल रहा है इधर। हाँ, तो ये फोर्स का इधर कौन सा कंपोनेंट है, एफ कॉस थीटा। तो वही फोर्स के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है या डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा है, वो दोनों का प्रोडक्ट। तो वर्क क्या है, वर्क जो है सो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स, वो लिख दिया हूं जो ऊपर में है, अलोंग फोर्स, या फिर इसी को कहिए प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम्स फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों का प्रोडक्ट है, राइट। अब ये कभी कभी जीरो भी हो जाएगा, कब जीरो हो सकता है, तो वर्क जो है सो जीरो हो सकता है, जीरो इफ तीन कंडीशंस पूरे होते हैं। तो पहला वर्क है क्या, वर्क यहाँ पर आप एक बार फिर लिख देते हैं, एफ डी कॉस थीटा है। यदि एफ जीरो हो जाए तो वर्क जीरो होगा, फोर्स नहीं लगेगा तो जीरो रहेगा। दूसरा, आप बहुत फोर्स लगा रहे हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो भी वर्क नहीं हो रहा है फिजिक्स में। आप दीवार को पूरा दिन भर पुश करते रहिए, दीवार तो पुश हुआ नहीं, मूव किया नहीं। हाँ, आप थक गए भले ही, लेकिन आपने जो वर्क डन किया है वो जीरो है। ठीक है, तो आपने जो फोर्स लगाया, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया, लेकिन फिर भी डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की वजह से वो वर्क जो है सो काउंट नहीं किया जाएगा फिजिक्स में। तीसरा, यदि एंगल 90 डिग्री हो जाए, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो भी आपने कोई काम नहीं किया है। चाहे कितना भी फोर्स लगा लीजिए, कितना ही डिस्प्लेसमेंट कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आप एक भारी चीज उठाकर सर पे उठाए हुए हैं, राइट, सर पे उठाए हुए हैं और आप इधर चल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए जो है कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। ठीक है, आपने इसको डिस्प्लेस करने में कितना खर्च किया है, यदि आपसे ये पूछा जाए कि आपको डिस्प्लेस करने में कितना खर्च किया है, तो इफेक्टिवली तो आपने खर्च किया है, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा जिसकी वजह से रुका हुआ है ना। तो आ, आप ऐसे सिंपली पूछें कि देखिए यहाँ पर जो आपने नॉर्मल रिएक्शन लगाया इस पर, ठीक है, वो कितना इसको डिस्प्लेसमेंट करने में खर्च कर रहा है, जीरो, क्योंकि ये फोर्स जीरो है। ग्रेविटी इस पर फोर्स नीचे लगा रही है, वो कितना वर्क डन किया, जीरो। फ्रिक्शन यहाँ काम कर रहा है, फ्रिक्शन जो है लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो वो सभी ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन है या जो ग्रेविटी है, वो कितना वर्क डन किया है, वो जीरो है, क्योंकि थीटा जो है सो 90 डिग्री है। अब दूसरी बात यह है कि यदि थीटा यहाँ पर 90 से कम रहेगा तो वर्क डन जो है सो पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव रहेगा इसका मतलब है कि इस वेलोसिटी जो है सो बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। लेकिन थीटा जो है सो 90 से कहीं ज़्यादा हो गया और 180 से छोटा रहेगा ऑफकोर्स, तो ये वर्क डन जो है वो निगेटिव होगा। निगेटिव का मतलब है उसका वेलोसिटी को वो घटाएगा, उसका काइनेटिक एनर्जी को वो घटाएगा। तो इस तरह से वर्क डन जो है सो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। निगेटिव होने का मतलब है कि वो उसका स्पीड को नहीं बढ़ने दे रहा है, वो नहीं चाहता कि आप जाओ उधर डिस्प्लेसमेंट करो। हाँ, आपको मूव करने से और अपोज करता है। जबकि ए जो है यदि पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है, इसका मतलब वो आपको सपोर्ट कर रहा है मूव करने के लिए, वो चाहता है कि मूव हो, डिस्प्लेसमेंट हो। तो ये फर्क है पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क में। ठीक है, एक क्वेश्चन है इसके बाद, ये साइक्लिस्ट कम टू ए स्कीडिंग स्टॉप इन 10 सेकेंड। स्कीडिंग मैंने बहुत जोर से ब्रेक लगाया, एकदम पूरा घसीटते हुए वो 10 मीटर चलकर रुक गया, 10 मीटर चला और रुक गया। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड फ्रिक्शन की वजह से 200 न्यूटन लग रहा है। फोर्स कितना लगा, 200 न्यूटन। किधर लगेगा फोर्स, ये जो फोर्स लगेगा वो लगेगा किधर, डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए राइट हो रहा है तो फोर्स लेफ्ट लगेगा, क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स है, ये उसे रोक रहा है। ठीक है, मतलब ये एंगल दोनों के बीच कितना है, 180 डिग्री हो गया। एक फोर्स इधर लग रहा है और एक चल इधर रहा था, चल इधर रहा था, फोर्स इधर लग रहा है। तो यहाँ से चलते चलते यहाँ पर आकर रुक गया, यहाँ से स्टार्ट किया चलना, यहाँ रुक गया। यहाँ भी इक्वल टू था 10, कितना था वो पता नहीं कितना था, कुछ स्पीड था इसका भी था, और ये जल के यहाँ पर आकर रुक गया, इधर चल रहा है। पहला क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन द साइकिल। वर्क डन बाय रोड, रोड ने कौन सा फोर्स लगाया, फोर्स वर्क डन बाय
फोर्स बाय रोड टाइम्स डिस्प्लेसमेंट टाइम्स दोनों के बीच का एंगल, यही है वर्क डन। रोड ने जो वर्क डन करेगा साइकिल पर वो कौन सा करेगा, रोड जो फोर्स लगाया टाइम्स जो डिस्प्लेसमेंट हुआ टाइम्स दोनों के बीच का एंगल। फोर्स कितना लगाया 200 न्यूटन बता दिया है, ठीक है 200 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 10 मीटर तक चला था ना, रुकने के पहले 10 मीटर तक। और एंगल दोनों के बीच में जिधर चल रहा है फोर्स उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है 180 डिग्री। तो ये आ गया 180 डिग्री मैंने -1 और ये आ गया 2000 न्यूटन का जूल, न्यूटन नहीं जूल, 2000 जूल का जो है वर्क किया इसने। और ये वर्क निगेटिव है, निगेटिव है इसका मतलब वो चाहता है कि आप रुको, आपका स्पीड कम करो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बी है, बी क्या कहता है, हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड, वर्क डन बाय साइकिल। तो कैसे निकालेंगे, जो फोर्स लगाया साइकिल ने टाइम जो डिस्प्लेसमेंट हुआ और दोनों के बीच का एंगल, यही कहेंगे बिल्कुल। अब साइकिल ने कितना फोर्स लगाया, न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक ये मान लीजिए यहाँ पर जस्ट एक व्हील बना देते हैं, ऐसे व्हील है, हाँ ये इधर चल रहा था तो फोर्स इस पर जो है किधर लगा, लेफ्ट लगा, ठीक है। तो ये रोड पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, ये रोड पर जो फोर्स लगेगा वो राइट लगेगा। और डिस्प्लेसमेंट इसका किधर हो रहा है, राइट हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट इधर चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, फोर्स इधर लेफ्ट लगा, साइकिल पर फोर्स लेफ्ट लगा क्योंकि उसको रोकना है, धरती उस पर लेफ्ट में फोर्स लगा रही है। लेकिन न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक सेम अमाउंट का फोर्स इस पर लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये धरती पर जो फोर्स लग रहा है वो सेम 200 न्यूटन ही तो है, ठीक है। तो 200 न्यूटन लगा। डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल क्या है, जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसका डिस्प्लेसमेंट अब देखेंगे, फोर्स जिस पर लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अब धरती का डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये जो है सो धरती का डिस्प्लेसमेंट होगा ना। फोर्स किस पर लग रहा है, साइकिल फोर्स लगा रहा है किस पर लगा रहा है, धरती पर, तो धरती भी डिस्प्लेस करेगी, कितना डिस्प्लेस किया, वो ऑलमोस्ट जीरो है, ठीक है। धरती का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, ऑलमोस्ट जीरो है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी डिस्प्लेस नहीं करेगा, लेकिन वो इतना करेगा 10⁻⁻20 कुछ ऐसे। और एंगल उस दोनों के बीच का क्या है, एंगल तो सेम है यहाँ पर ना, एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। धरती पर फोर्स इधर लगा और धरती ही उधर जाएगी तो 0 डिग्री हो जाएगा। लेकिन ये 0 डिग्री का क्या इंपॉर्टेंस रह गया, यदि ये एक 0 इधर आ चुका है ऑलरेडी तो 0 जूल काम करेगा। साइकिल ने कोई काम नहीं किया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ। अब जरा सा यूनिट के बारे में बात कर लें कि ये देखिए जो यहाँ पर वर्क है इसका यूनिट जो एसआई यूनिट है वो क्या है, वर्क को कैसे लिखते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन जो है उसको देख लें। वर्क है ये होता है एफ एस कॉस थीटा, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, जो फोर्स का डायमेंशन है, जो एस का डायमेंशन है और जो कॉस थीटा का डायमेंशन है। फोर्स का डायमेंशन क्या है, एल टी -2, मास भी है, ठीक है। एस डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एल है और कॉस थीटा का डायरेक्शन 1 है। 1 है मतलब कि कोई डायमेंशन नहीं है, और जो कोई डायमेंशन नहीं तो यहाँ जीरो लाकर सबको जीरो नहीं करना है, हाँ डायमेंशन नहीं है इसको तो आप ऐसे कर सकते हो भाई m0 l0 t0, किसी का डायमेंशन नहीं है, ना ही मास में डायमेंशन है, ना लेंथ में डायमेंशन है, ना टाइम में डायमेंशन है, और ना ही कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वगैरह का जो पैरामीटर आते हैं उसमें है। तो यहाँ पर अब सबका जो है सो डायमेंशन देखो कैसे निकालेंगे, m में कितना डायमेंशन हुआ जस्ट 1, l में 1 and 1 2 डायमेंशन हुआ और t में -2 आया, तो ये इसका डायमेंशन है वर्क का। यही एनर्जी का भी डायमेंशन होगा, क्योंकि वर्क और एनर्जी देखा ना आपने, वर्क एनर्जी थ्योरम से आपको बताया था कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, एक इक्वेशन में जितने भी टर्म्स हैं उस सब का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो एनर्जी का भी डायमेंशन सेम है ml2 t-2। अब यूनिट की बात करें तो एक तो यूनिट हम यहीं से देख सकते हैं डायमेंशन से सिंपली,
यूनिट जो है वो हो जाएगा, यहाँ से देखते जाइए, किलोग्राम, मास का किलोग्राम, ये मीटर स्क्वायर, ये पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट है। इसको इतना लंबा चौड़ा ना लिखकर, जिस जिस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा काम किया इस पर, हाँ, जूल एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट था, उसने इस पर बहुत सारा काम किया, तो हम इसको उसी के रेस्पेक्ट देने के लिए हम लिख देते हैं जूल। और आपको पता है कि जब केवल सिंबल में लिखना होता है तो नाम का पहला लेटर लिखते हैं, या फिर यदि पूरा लिखना हो तो नाम का पहला लेटर छोटा लिखते हैं। ऐसा नहीं कर दें कि हम यहाँ पर जूल ऐसे लिख दें। ये जूल जो है सो नाउन है, ये आदमी को बता रहा है, एक पर्सन को बता रहा है, ठीक है। और ए जो है सो यूनिट को बता रहा है। आप यदि लिखोगे 5 जूल तो इसका मतलब 5 ठो जूल नाम का आदमी, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं लिखना है। जूल कैपिटल लिखना है तो केवल सिंबल में लिखना है, और पूरा लिखना है तो ऐसे लिखना है। तो ये जूल है। इसके अलावा भी कुछ और जो है सो इसके यूनिट हैं। जैसे एक यूनिट जो एनर्जी का है, हम बता रहे हैं यहाँ पर वर्क और एनर्जी दोनों का सेम होता है। एक यूनिट जो है वो है जैसे घर में जो बिजली हम लोग खर्च करते हैं, तो उसका यूनिट कैसे आता है, उसको बोलते हैं 1 यूनिट बिजली खर्च हुआ, या 100 यूनिट बिजली खर्च हुआ, 200 यूनिट बिजली खर्च हुआ। वो क्या है, वो है किलो वाट आवर। ये भी एक यूनिट हो गया। ये किलो मतलब 10⁻³ वाट मतलब जूल पर सेकेंड, और आवर, आवर को सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, 3600 सेकेंड। तो ये आ गया आपका 3600 टाइम्स 10⁻³ या फिर 3.6 टाइम्स 10⁻6, इतना जूल आ गया। देखिए इस एस कट किया, इतना जूल आ गया। तो 1 किलोवाट आवर जो है वो आपका हो गया 3.6 टाइम्स 10⁻6 जूल, या इसी को 1 यूनिट कहते हैं हम लोग। तो एक ये यूनिट हुआ किलोवाट आवर। के छोटा होगा, किलो बड़ा में के बड़ा नहीं होगा, किलोवाट आवर 3.6 टाइम्स 10⁻6 जूल। अभी हम लोग जूल यूज करते हैं, लेकिन अर्ग इसका जो सीजीएस यूनिट था, जो पुराना समय में चलता था, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड का एक यूनिट था, तो उसमें जो है इसको अर्ग में यूज करते थे, अर्ग। बस याद रखिए इसे। और ये अर्ग जो है, जूल बड़ा होता है, अर्ग छोटा होता है, तो जूल को हम कन्वर्ट कर देते हैं अर्ग में। यहाँ पर जूल के लिए हम डायमेंशन क्या लिखे थे, ml/T-2, राइट। तो यहीं से हम जूल को कन्वर्ट करेंगे, ये एनर्जी है। तो यहीं से जो है सो हम जूल, 1 जूल कितना हो गया, 1 जूल में यहाँ पर इसको सीजीएस में कन्वर्ट करते जाएंगे। मास कितना है, 1 किलोग्राम है। ये लेंथ कितना है, मीटर स्क्वायर है, पर सेकेंड स्क्वायर है, राइट। तो यहाँ से किलोग्राम को ग्राम में कीजिए, 10⁻³ ग्राम। मीटर को सेंटीमीटर कीजिए, सेंटीमीटर हो गया स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड को सेकेंड ही रहने दीजिए। अब आपका आ गया कितना, 2 × 2 4 3, 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को अर्ग कहते हैं। तो 1 जूल जो है वो आपका हो गया 10⁻7 अर्ग। तो सीजीएस यूनिट में ऐसा भी कह सकते हैं। और एक दूसरा यूनिट है जो हम इन लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में कहते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 टाइम्स 10⁻−19 जूल। ये जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जितना होता है उतना ही जूल, यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कहें तो। और एक कभी कभी जो स्पेशली हीट वगैरह में यूज करते हैं, वहाँ पर जो है सो कैलोरी यूज करते हैं। 1 कैलोरी ये होता है 4.182 जूल, या सिंपली 4.2 जूल ऐसे कहते हैं। तो ये कन्वर्सन है। तो देखिए बहुत सारे यूनिट आ गए, कैलोरी में यूनिट आ गए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गए, अर्ग में आ गए, और किलोवाट आवर आ गए। लेकिन हमारा जो स्पेशल एसआई सिस्टम का यूनिट है वो जूल है, और जूल ही ज़्यादातर यूज करेंगे। लेकिन कभी कभी सवाल में जो है सो आपको दूसरा यूनिट में दे देगा, और तब आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये था यूनिट। अब आगे देखते हैं, आगे है काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे कि आपको पहले ही बता दिया गया है कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। काइनेटिक एनर्जी है, उसको के से डिनोट करते हैं, वो है ½ mv²। ये तो फार्मूला है क्या काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है इसका कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ड्यू टू इट्स मोशन। काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब हुआ कि अपने काइनेटिक की वजह से, अपने मोशन के वजह से, हाँ, ड्यू टू इट्स मोशन, ये जो वर्क कर सकता है,
वही इसका काइनेटिक एनर्जी है। हाउ मच वर्क दिस कैन डू, माने अपने मोशन की वजह से वो कितना वर्क डन कर सकता है, उसका मेजर है काइनेटिक एनर्जी। सो दिस इज द मेजर ऑफ वर्क डन, work that can be done, due to its motion। यही है काइनेटिक एनर्जी। और ये आपने तो देखा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है सो हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर वी स्क्वायर जो है उसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, हाफ एम वी डॉट वी, डॉट प्रोडक्ट सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसका स्क्वायर हो जाता है। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, देखिए इधर स्केलर क्वांटिटी है, वैसे भी ये पूरा स्केलर क्वांटिटी है। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी ये है, और कोई भी वेलोसिटी का अपने ही वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट करके m/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें काइनेटिक एनर्जी मिल जाता है। ओके, एक एग्जांपल है यहाँ पर। इन ए बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन ए पुलिस ऑफिसर फायर्स ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, मास कितना है 50 ग्राम, विथ स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड, उसका स्पीड है 200 मीटर पर सेकेंड, ऑन सॉफ्ट प्लाईवुड ऑफ थिकनेस 2 सेंटीमीटर, प्लाईवुड का थिकनेस है 2 सेंटीमीटर, टी नहीं लिखेंगे, टी से टाइम यूजुअली कहते हैं, तो थिकनेस को डी लिखते हैं, 2 सेंटीमीटर, तो 2 टाइम्स 10⁻⁻2 मीटर। द बुलेट इमर्जेस विथ ओनली 10% ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये देखिए, मान लीजिए आपका जो प्लाईवुड है, ठीक है, यहां से बुलेट जा रहा था, इसका स्पीड था कितना, कुछ होगा, काइनेटिक एनर्जी के है। यहां पर जो इसका काइनेटिक एनर्जी है, ये बुलेट इधर बाहर आ गया है, वो कितना है, विथ ओनली 10%, 0.1 के है, ठीक है। व्हाट इज द इमरजेंट स्पीड ऑफ द बुलेट, यहां पर इसका स्पीड है 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये दिया हुआ है। और ये इसका थिकनेस फिर आपको पता है, ये 2 सेंटीमीटर। यहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, क्या आप इसको ऐसा कह सकते हो कि वेलोसिटी जो है सो 10% हो गया, 90% खत्म, 10% बचा हुआ है, तो ये इसका भी वेलोसिटी 90% खत्म हो जाएगा और ये 10% बचेगा, तो वेलोसिटी आप कह सकते हो कि 20 मीटर पर सेकेंड होगा, इसे कह सकते हो। आप इसे कह सकते थे यदि आप का ये जो है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर ना होकर सिंपली हाफ एम वी रहता, मान लीजिए ऐसा रहता, तब आप कह सकते थे। ये लीनियर रहने पर आप ये कह सकते थे, ये लीनियर नहीं है, ये क्वाड्रेटिक हो गया। तो लीनियर छोड़ के कुछ और भी हो जाए तब आप ये काम नहीं कर सकते। जैसे ये जिस तरीके से काइनेटिक एनर्जी चेंज कर रहा है उसी तरीके से वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा, तो आपको निकालना पड़ेगा कितना वेलोसिटी होगा, यहाँ पर वो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी कितना है, पहले यहाँ कितना वेलोसिटी है या जो भी है यहाँ पर निकाल लीजिए, वेलोसिटी कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम कितना है, एम है 50 ग्राम, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, इतना हुआ। और भी स्क्वायर भी कितना है 200, तो 200 का स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया हाफ टाइम्स 50 टाइम्स 10⁻³ टाइम्स 2 4 टाइम्स 10⁻⁴, और ये 3 और एक 4 जीरो यहाँ से खत्म हो गया, और ये आ गया 10 जूल, सब मिला के 10 जूल आया। तो के प्राइम कितना आएगा, के प्राइम होगा आपका 0.1 ऑफ के, सो 0.1 ऑफ 10 जूल मतलब 1 जूल आया। और के प्राइम मतलब यहाँ पर वेलोसिटी वी प्राइम यदि कहेंगे तो यह हो जाएगा हाफ एम वी प्राइम का स्क्वायर, और वह है 1 जूल। तो यहाँ से आप वी प्राइम सीधे कह सकते हो 2/m स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ओवर 2/m, मास है 50 ग्राम, 50 ग्राम, तो यहाँ पर 3 दे देते हैं 0, ये आ गया आपका 40, तो 40 आ गया तो कितना आ गया 6 पॉइंट मे बी 6.5 मीटर पर सेकेंड। ये 20 नहीं आया, ये 6.5 मीटर पर सेकेंड आया। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देखिए कि ये 20 नहीं आया बल्कि और भी ज़्यादा है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि यदि इसका काइनेटिक एनर्जी 90% लॉस्ट हो गया है तो उसका वेलोसिटी भी 90% लॉस्ट होगा, नहीं कर सकते। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक नेचर है, इस वजह से। लीनियर रहता तब आप कह सकते थे, तब आपका सही काम चल जाता, लेकिन अभी नहीं चलेगा। अभी देखिए इसमें जो लॉस हुआ है वो कितना हुआ है, यहाँ 90% लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी में, लेकिन वेलोसिटी में जो लॉस है वो 90% नहीं है, वो कम है। राइट, ये कम है। नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ मिस्टेक ये हुआ है कि देखिए ये जो है, ये पावर 4 था और एक 5 लेके हमने 3 को काट दिया। ये नहीं हुआ, 4 और एक 5 हुआ, और 5 में से 3 चला गया तो 2 बच गए, तो ये 100 जूल हो गए। ये 10 जूल ना होकर 100 जूल हो गए। और इसका 10% जो है, सो यहाँ पर 100 जूल लिखेंगे तो ये 10 जूल हो जाएगा। ये 10 जूल हो जाएगा। और 10 जूल यहाँ पर भी 10 रखेंगे, ये 20 हो गया। 20 हो गया, एक और जीरो आ गया, सिंपली एक और जीरो आ गया, तो एक जीरो और आ गया। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पर जो है सो अब भी गलत है। ये अब भी गलत है। देखिए कितना आना चाहिए, आपने देख लिया होगा, हमसे यहाँ मिस हो गया है। अ, ये 4 एक 5, 5 जीरो में से 3 जीरो चला गया, बचा 200, 100। और ये 4 टाइम्स 5 20/2 10, तो एक 2 जीरो और आ गया, 1000 जीरो हो गया ये। मतलब उसको 10% 100 हो गया, और 100% मतलब यहाँ पर 100 हो गया, और ये 200 हो गया। 200 हो गया तो एक ठो जीरो और आ गया, एक ठो जीरो और आ गया। अब ये जो है सो 65 के करीबन कुछ कुछ आएगा, 65 के करीबन आएगा। तो 200 मीटर पर सेकंड से आया और ये 65 आया। आप बोल रहे थे 20 मीटर पर सेकंड, जबकि स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे इसके क्वाड्रेटिक नेचर की वजह से हुआ। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट। वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। अभी जो वर्क डन के लिए आपको बताया गया फॉर्मूला, वो क्या बताया है कि एफ डॉट डी, फोर्स टाइम फोर्स और डॉट डॉट प्रोडक्ट विथ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहाँ पर फोर्स जो है सो कांस्टेंट है ना, फोर्स कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में। यदि ये फोर्स कांस्टेंट नहीं हो, एटलीस्ट मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट नहीं हो, तो ये वर्क डन कितना होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम फोर्स और यहाँ पर ये डिस्टेंस के साथ में, डिस्प्लेसमेंट के साथ में, ये किस तरह से चेंज कर रहा है, वेरी कर रहा है। मान लीजिए ऐसे ऐसे कुछ वेरी कर रहा है, जैसे मर्जी है वैसे वेरी कर रहा है। और अब हम बोल रहे हैं कि भाई यहाँ से स्टार्ट कर, जीरो से लेकर यहाँ तक जो है कितना वर्क डन किया। आप ध्यान से देखिए तो ये एफ टाइम डी ही है ना। एफ टाइम डी क्या देता है, एरिया। इसका वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का प्रोडक्ट क्या देता है, एरिया देता है ना। एरिया निकालेंगे तो वही निकलेगा, तो सिंपली आप एरिया निकाल सकते हो। तो एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप जो है सो छोटा बड़ा बड़ा कुछ जो है इस तरह का स्क्वायर रेक्टेंगल लोगे, इसका एरिया निकालोगे, इसका एरिया निकालोगे और सबको ऐड कर दोगे। ये मान लीजिए हमारा है डेल्टा डी, छोटा छोटा डेल्टा टी। और ये जो है हमारा यहाँ पर फोर्स जो निकाले, इस जगह पर कुछ आया एफ आई, एफ आई कहते हैं इसको यहाँ पर। और ये जो है डेल्टा डी, ये आई चेंज कर रहा है, और इससे निकाल के सबको हम ऐड कर देंगे, यही मेरा वर्क डन होगा। ठीक है, लेकिन यदि डेल्टा डी को हम बहुत छोटा ले लें, अभी यहाँ पर प्रॉब्लम है कि जब आप इसका एरिया निकाल रहे होते हो तो ये वाला देखिए आप बच जाता है, ये वाला गैप रह जाता है। इतना का एरिया निकाले ना, आप इसका एरिया कैसे निकालते हो, जस्ट मल्टीप्लाई करते हो तो रेक्टेंगल बना, ये वाला गैप बच गया। यहाँ पर भी ऐसे ही आप देखोगे तो ये यहाँ पर तो अच्छा खासा गैप नहीं बचा, मैंने ये तो ठीक है, लेकिन कुछ जगहों पर एक गैप बच जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये वाला गैप बच जाएगा, इतना के एरिया आपने निकाल लिया, इतना छूट गया, तो वो सब एरर आ रहा है। लेकिन जैसे ही डेल्टा डी टेंस टू जीरो आप करोगे, ये सब का सब गायब हो जाएगा, मतलब आप पूरा का पूरा एरिया निकाल सकते हो। तो बेहतर है कि आप जो है सो उसका एरिया निकाल लीजिए, और एरिया ही आपको दे रहा है
ये यहाँ तक का पूरा एरिया निकाल लीजिए। ये F टाइम D है, ये एरिया है ही आपका वर्क डन है। तो यदि वेरिएबल फोर्स रहे तो आप सिंपली एरिया निकाल लीजिए। और ये एरिया आप जैसा कि पता है आपको, एरिया क्या होता है? एरिया होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ, अब डी डी लिखूँ मैं इसे? लिखना पड़ेगा, लेकिन ये खराब सिंबल हो गया। डी डी कैसे कोई लिखता है? तो इसको एस लिखिए या एक्स लिखिए, जो भी लिखना। मान लीजिए एक्स करते चले जाते हैं हर जगह एक्स करते हुए चले जाते हैं। ये रहा डेल्टा एक्स, ये भी डेल्टा एक्स, यहाँ भी डेल्टा एक्स, यहाँ भी डेल्टा एक्स, और इधर भी तो लिखना होगा। एफ टाइम डेल्टा एक्स, यही है एरिया। एक्चुअली सम करना होगा एफ डी एक्स। एक्स जो है सो कहीं पे स्टार्टिंग से कहीं फाइनल तक। तो एरिया आप इसका जो इंटीग्रल है, एफ डी एक्स का जो इंटीग्रल है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, यही है आपका वर्क डन। तो यदि फोर्स कांस्टेंट नहीं हो तो आप सिंपली इंटीग्रेट कर दीजिए। फोर्स यदि कांस्टेंट हो, यहाँ पर यदि फोर्स मान लीजिए कांस्टेंट आ गया आपका, तो W कितना आ जाएगा? एफ डी एक्स है, एफ बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और आपके पास सिंपली आएगा डी एक्स। और ये डी एक्स कहाँ से कहाँ तक? x1 से x2 तक। तो x2 माइनस x1 जो पहले का फॉर्मूला था, जब कांस्टेंट फोर्स था तब उस जो आता था वही यहाँ पर भी आ गया। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। क्या है एग्जाम्पल? ए ओमेन pushes a trunk on a railway platform which has a rough surface. She applies a force of 100 Newton over distance 10 मीटर। ये ट्रंक है इसके पास, इसको पुश कर रही है, ठीक है, और ये इधर जा रहा है। कितना दूर तक आया? ये आया 10 मीटर तक। 10 मीटर है यहां तक, हेड टू हेड है। फोर्स लगा रहा है कितना? 100 न्यूटन का। देयर आफ्टर सी गेट्स प्रोग्रेसिवली टायर्ड। यहां तक तो ठीक है, उसके बाद वो थक गई। अब थक गई तो अब क्या करना है? अब एंड हर अप्लाइड फोर्स रिड्यूसेस लीनियरली विथ डिस्टेंस 50 न्यूटन। यहाँ से यहाँ तक 100 न्यूटन जो यहाँ से यहाँ तक चल रहा था, अब 50 न्यूटन का फोर्स लगेगा इसके बाद से। अब जो 50 न्यूटन का फोर्स लगेगा, लेकिन एक बार की नहीं, धीरे धीरे। मान लीजिए यहाँ तक आया है फाइनली वो अपना बॉक्स को लेके। अब हम थोड़ा छोटा बना दिए, जगह नहीं है इधर। तो यहाँ पर फोर्स जो है सो कितना लग रहा है? ये 50 न्यूटन लग रहा है। यहाँ तक तो 100 न्यूटन लग रहा था। उसके बाद धीरे धीरे लीनियरली, लीनियरली बोल रहा है ना, लीनियरली मैंने हर एक डिस्टेंस चलने के बाद ये थोड़ा सा घट जाता है। अब इसमें समझने में बहुत दिक्कत हो रहा है, तो ये बेहतर समझा जा सकता है ग्राफ से। अब ग्राफ में इसे बेहतर से हम समझ सकते हैं। ये हमारा फोर्स है और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। इसने 10 मीटर तक जो है स्टार्ट किया यहाँ से, ये 10 मीटर तक जो है सो 100 न्यूटन चला। उसके बाद में ये 10 न्यूटन है, 10 मीटर है। x इजकल टू 10, ये 0 है। ये है 200 मीटर, नहीं 100 न्यूटन, इतना फोर्स लगा, ठीक है। और उसके बाद में x टेंस के बाद में वो कितना चला? 50 न्यूटन चला। द टोटल डिस्टेंस थ्रू विच द ट्रंक हैज बीन मूव्ड इज 20 मीटर। टोटल 20 मीटर चला है वो। 10 मीटर तक तो ये है और 10 मीटर अगला यहाँ पर है, x इजकल टू 20 मीटर। इसका फोर्स कम होते गया लीनियरली और ये ऐसे आ गया। नहीं, ऐसे नहीं आ गया, 0 नहीं हो गया, फोर्स 50 पर आया ना, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो कुछ ऐसे आया, ठीक है। ये 50 है यहाँ पर, ये 50 न्यूटन का फोर्स है। ये भी 10 मीटर है। अब ये देखने में नहीं लगता है, लेकिन हमारे पास ज़्यादा जगह नहीं था तो ऐसे ही बना दिया, ठीक है। प्लॉट द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमेन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स विच इज 50 न्यूटन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। तो पहले जो फोर्स लगाया वो तो यही है, ये तो बन गया। और जो ये फ्रिक्शन है वो है 50 न्यूटन का फ्रिक्शन लग रहा है हमेशा, ऑल द टाइम।
एंड द फ्रिक्शनल फोर्स विच इज 50 न्यूटन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। 50 न्यूटन का फोर्स किधर लग रहा होगा, इधर ना, फ्रिक्शन जो लग रहा है वो किधर लग रहा होगा, इधर, इसको स्मॉल एफ कहते हैं। ये 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, ये मूव कर रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा। इसने यदि फोर्स 100 न्यूटन से घटाना शुरू कर दिया और यदि मूव कर ही रहा है, तो आपको पता है जैसे फ्रिक्शन फोर्स में फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, म्यू के टाइम्स एन। जब तक वो मूव करेगा सेम फोर्स लगता रहेगा कांस्टेंट, ये चेंज होने वाला नहीं है। जो चेंज होने वाला फोर्स है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, और वो स्टैटिक फ्रिक्शन चेंज तब होता है जब वो मूव नहीं कर रहा होता है। यहाँ तो मूव कर रहा है ना, 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, 10 मीटर तक गया, उसके बाद फोर्स लगाना धीरे धीरे कम कर दिया, लेकिन वो मूव लगातार कर रहा है। और ये 10 मीटर और भी चले गए, यहाँ पर भी अभी भी वो 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो ये फोर्स जो है सो पहले तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव नीचे जाना पड़ेगा, ये रहा नेगेटिव। इसको हम रेड से दिखाते हैं, फ्रिक्शन है, ये 50 न्यूटन लगातार हर जगह, यहीं तक नहीं है, हर जगह तक जो है सो 50 न्यूटन। ये -50 न्यूटन लगा यहाँ तक, ठीक है। तो ग्राफ तो बन गया। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द टू फोर्सेस ओवर 20 मीटर। अब दोनों जो वर्क डन किया है वो बताना है, तो एक एक करके हम निकाल लेते हैं। तो ये है वर्क डन बाय वुमेन, ठीक है। कैसे निकालेंगे, आप देखिए दो तो हमारे पास रेजिम है, एक में कांस्टेंट फोर्स है, तो हम निकालते हैं, इसका नाम दे दें, पहले यहाँ से निकालते हैं, उसके बाद एरिया निकाल के दिखाएंगे। इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको सी कहते हैं। अभी इस स्केच से हम निकाल रहे हैं, ए टू बी में और बी टू सी में। ए टू बी में फोर्स कांस्टेंट है 100 न्यूटन, कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया 10, एंगल दोनों के बीच में सेम है, जिधर फोर्स लग रहा है वो उधर ही चल रहा है। बीसी में देखें, ये वाला बीसी में फोर्स कितना लग रहा है, अब लीनियरली चेंज कर रहा है फोर्स, यहाँ 100 यहाँ 50। तो लीनियर होने की वजह से हमारे पास एक फायदा है कि हम एवरेज ले लेंगे, ये फोर्स जो है वो एवरेज ले लेंगे, और डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर। ये कितना आ गया आपका 1000 आ गया। एवरेज फोर्स कैसे निकालेंगे, दोनों जगह इनिशियल पॉइंट पर और फाइनल पॉइंट पर जो फोर्स है उसका सम लेंगे। यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 50 है, सम लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका एवरेज आ गया। और डिस्प्लेसमेंट 10 है ना, ये 10 लिखेंगे। तो फाइनली कितना आ गया 1000 प्लस ये हो गया 150, तो 75, सो 1750 न्यूटन। न्यूटन में क्यों लिख रहा हूँ, वर्क है तो जूल लिखना होगा ना। इतना जूल जो है सो वुमेन ने काम किया। सेम जो है आंसर आपको मिल जाएगा यदि आप एरिया निकालोगे तो। सेम जो है, इसको हम कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पर जो वुमेन काम कर रहा है वो कितना है, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर एफ एक्स कर्व, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, वो कितना है आप देख लीजिए, ऊपर वाला जो ये फोर्स लगा रहा है ऊपर वाला, यहाँ पे एक्स एक्सिस तक ही जाते हैं, नीचे नहीं जाना है। तो ये कितना है, ये क्या बन गया आपका, ये आपका ट्रिपीजियम है। यहाँ पर हम इसको कवर कर देते हैं, ट्रिपीजियम है। और ट्रिपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, नॉर्मल डिस्टेंस मैंने हाइट, ये जो 100 हो गया, और ये पैरेलल साइड का जो सम है ये कितना है, ये 10 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये है 20 और ये है 10, राइट। तो 10 + 20 कितना आ गया, ये आ गया 50 टाइम्स, ये हो गया कितना 30। ओ ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखिए इसका साइड कितना है, 1 2 3 4 5, 5 साइड को हम ट्रिपीजियम बोल रहे हैं, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। ये देखिए आपका एक जो भी है रेक्टेंगल हो गया, और ये ट्रिपीजियम है, मैं पूरा का ही ट्रिपीजियम समझ रहा था। तो यहाँ पर इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो पहले इसका निकालते हैं एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रिपीजियम।
रेक्टेंगल का एरिया कितना है, एक साइड 10 है, दूसरा 100 है, 100 टाइम्स 10। और ट्रिपीजियम का एरिया कितना है, इसका हाफ टाइम्स हाइट हो गया, ये हो गया हाइट, ये दोनों पैरेलल है तो हाइट ये हो गया 10, और दोनों पैरेलल साइड जो है सो एक तरफ 100 है और एक तरफ 50 है। अब सब मिला के कितना आएगा देख लीजिए, ये हो गया 1000 और ये हो गया आपका 150, 75, 750, 1750 जूल। तो एरिया से भी आप निकाल सकते हो। ओके, अब देखते हैं कि हमारा जो फोर्स है इसमें और भी सवाल है। बाय टू फोर्सेस बोला था ना, तो फ्रिक्शन कितना काम किया, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। इसको भी दो तरीके से बनाते हैं, एक स्केच से बनाते हैं और एक यहाँ से बनाएंगे। स्केच से बना रहे हैं, फ्रिक्शन हर जगह सेम लग रहा है, 50 न्यूटन 20 मीटर तक चला है और फ्रिक्शन का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है। ये फ्रिक्शन फोर्स हुआ, टाइम ये डिस्प्लेसमेंट है, और दोनों के बीच का एंगल है 180 डिग्री, क्योंकि जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन चल रहा है। फ्रिक्शन 50 न्यूटन बोला हमेशा, डिस्प्लेसमेंट है 20, ये 20 मीटर है, 10 मीटर तक जो है 100 न्यूटन का फोर्स लगाया था, और 10 के बाद में वो थक गई औरत, उसके बाद में वो धीरे धीरे फोर्स कम करते चला गया, 50 न्यूटन तक पहुंच गया। तो ये 20 मीटर तक चला था। और कुछ, और एंगल, ये एंगल जो है cos 180 कितना होता है, वो होता है -1, तो आ गया -1000 जूल। ये माइनस है, माइनस है मतलब कि वो फोर्स जो फ्रिक्शन फोर्स है यहाँ पर जो वर्क डन कर रहा है वो उसका वेलोसिटी को कम करेगा, अपोज कर रहा है उसका, एक तरह से कह सकते हो मोशन को। सेम चीज को हम बना कर दिखाते हैं फिर ग्राफ से। यहाँ पर ग्राफ में जाइए, ये देखिए क्या होता है, एरिया अंडर कर्व होता है, एरिया अंडर एफ एक्स कर्व। यहाँ पर किसका एरिया देखना होगा, इसमें फ्रिक्शन का देखना है ना, तो फ्रिक्शन किधर है, फ्रिक्शन ये वाला है, ये वाला एरिया देखना है। तो ये कितना हो गया, ये एक रेक्टेंगल है, एक तरफ -50 है और दूसरा तरफ 20 है। एक तरफ है -50, इसमें माइनस प्लस दोनों लेना पड़ेगा, माइनस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें वर्क हमारा अलाउ करता है नेगेटिव और पॉजिटिव लिखने को, -1000 जूल। सेम, तो आप प्लॉट से बना सकते हो, इससे ज़्यादा इजी है, या स्केच से भी बना सकते हो। ओके, तो ये था आपका एग्जाम्पल। अब आते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर ए वेरिएबल फोर्स। इसको नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। तो नेक्स्ट, अभी हमने जो दिखाया था कि वर्क एनर्जी जो फोर्स है, वर्क एनर्जी जो थ्योरम है उसमें दिखाया था कि वर्क डन बाय जो एक्सटर्नल फोर्सेस है वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। उस वक्त हमने दिखाया था कि फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, राइट। अब हम आपको दिखाएंगे कि यदि फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो भी ये वैलिड है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम दिखाएंगे। यदि समझने में कोई दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर ए वेरिएबल फोर्स एंड मच मोर। थैंक यू।